मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में एग्जाम्पल कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 11.1 के जो बचे हुए हैं। और पिछली क्लास में 8 एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे जो बचे हुए हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज 11.1 के। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगर नए स्टूडेंट हो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा, तो क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल पहला, तो लाइक का बटन फोड़ डालो, क्योंकि हम एग्जाम्पल को फोड़ेंगे। कितने एग्जाम्पल करवाएंगे देख लो। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, पहले फर्स्ट एंड सेकंड करवाएंगे, फिर उसके बाद में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। टोटल कितने एग्जाम्पल हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो इस क्लास में जो बचे हुए एग्जाम्पल हैं 5 हैं, वही इस क्लास में करवाएंगे। तो देख लो भाई, यहां पर बताया गया है सो दैट, आगे लिखा है द कोनिक। कोनिक का मतलब होता है कर्व, वक्र बोलते हैं हिंदी में। पहला ये है और सेकंड ये है। बोला है इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ये दो कर्व प्रूव करना है इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली एट द पॉइंट, इस पॉइंट से दो कर्व प्रूव कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली ये कंडीशन है। हमने आपको परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन लिखवाई थी, m1 इंटू m2 इक्वल -1, ये लिखवाई थी परपेंडिकुलर के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्थोगोनली का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर ही होता है। चाहे परपेंडिकुलर प्रूव करना हो, चाहे ऑर्थोगोनली, तो आपको ये कंडीशन प्रूव कर देना है, m1 इंटू m2 इक्वल -1। अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी तो ये दो कर्व जो है ना, ये ऑर्थोगोनली हो जाएंगे, इंटरसेक्ट। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट प्रूव करना आ जाए तो ये कंडीशन आपको प्रूव करना है। तो m1 आपको पहले वाले कर्व से निकालना है, और m2 जो है दूसरे वाले कर्व से निकालना है, और पॉइंट यहाँ पे मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे लिख लो सभी स्टूडेंट, लिखो द गिवन कर्व लिखो। यहाँ पे कोनिक लिखा है, अगर चाहो तो कोनिक लिख लो, तो कर्व ही लिखो, द गिवन कर्व। और आपको ये भी जानकारी है कि कर्व पर ही काम होता है, चाहे क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो। तो यहाँ पे पहला हम लिखेंगे, देखो एक्स स्क्वायर के अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपान में वी स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, अब यहाँ से हमको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेना है। तो डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहाँ पे ये जो नीचे ए स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का करना है तो 2x होगा ना अपान में ए स्क्वायर। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी, वाई स्क्वायर का 2y, और अपान में क्या है बी स्क्वायर, ऐसे ही रखो कांस्टेंट है। लेकिन y का अगेन करना है तो dy के अपॉन dx आ जाएगा, और इक्वल में कांस्टेंट का 0 होता है। अब यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2y के अपॉन में v स्क्वायर इंटू में dy के अपॉन dx इक्वल, इसको उस साइड लेके जाएंगे, माइनस का 2x के अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू निकलेगी, v स्क्वायर का क्रॉस इंटू करेंगे तो v स्क्वायर इंटू में x, और y का नीचे तो y आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू वाई। अब आपको
इस पॉइंट से स्लोप निकाल लेना है। देख लो टेंजेंट लिखा है, नॉर्मल लिखा है, कहीं ना कहीं नहीं लिखा है। यहां से लेके यहां तक देखो पूरे एग्जाम्पल में नहीं लिखा है, तो स्लोप आपको किसकी निकालना है। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर नॉर्मल लिखा है या फिर टेंजेंट लिखा है तो आपको टेंजेंट की ही स्लोप निकालना है। चाहे टेंजेंट लिखा हो, चाहे नॉर्मल लिखा हो या ना लिखा हो, स्लोप टेंजेंट की ही निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, ये लिख लो, a cos अल्फा कामा v sin अल्फा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, m1 लिखेंगे क्योंकि कंडीशन प्रूव करना है, m1 इंटू m2 इक्वल -1, तो m1 की वैल्यू चाहिए और m2 की, तो m1 पहले वाले कर्व से निकालेंगे। ठीक है, तो dy के अपॉन dx लिख लो, a cos अल्फा और v sin अल्फा। ठीक है, अब वैल्यू रखो, माइनस का b स्क्वायर इंटू एक्स है, तो x की वैल्यू ये है a cos अल्फा, रखो भाई। तो हमने यहाँ पे रखा a cos अल्फा। ठीक है, अपान में देख लो, यहाँ पे a स्क्वायर इंटू वाई है, तो y की वैल्यू ये है b sin अल्फा, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो v 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। अब a देख लो, 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर मिलेगा v cos अल्फा और नीचे क्या मिलेगा a sin अल्फा। ठीक है, तो m1 हमको पता चल गया। अब m2 हमको सेकंड वाले से कर्व से निकालेंगे, तो एंड करके लिख लो ये वाला, एक्स स्क्वायर अपान में कॉस स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, फिर क्या है माइनस वाई स्क्वायर के अपान में साइन स्क्वायर अल्फा और इक्वल में ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, कर लो डिफ्रेंशिएट। और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए लिख दो स्लोप m1। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो स्लोप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे लिखते हैं स्लोप। ठीक है, ये ब्रैकेट में लो। चलो भाई, रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, दिखने में अच्छा हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा अपान में कॉस स्क्वायर अल्फा। अब सेकंड टर्म में देख लो, वाई स्क्वायर का 2y होगा अपान में साइन स्क्वायर अल्फा। अब y का अगेन आपको करना है डिफ्रेंशिएट, तो क्या मिलेगा dy के अपॉन dx इक्वल में 0 रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही टर्म कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएट 0 ही होता है। यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, नोट कर लो तब तक आप लोग, सभी स्टूडेंट नोट करते रहें क्योंकि रफ करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे, लिखेंगे इस साइड 2y के अपॉन में साइन स्क्वायर अल्फा और इनटू में dy के अपॉन में dx इक्वल 2x के अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको उस साइड लेके गए, लिखा इस साइड, प्लस का हो गया और इक्वल में जो था ये वाला 2x अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे ही लिखा। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस इंटू कर दो, तो ये यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, एक्स साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, ये y नीचे ले लो तो y कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। अब m1 आपको निकालना है, ये पावर 2 है, सही से लिख देते हैं। ठीक है, स्लोप निकालना है m2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट लिख लो भाई। पॉइंट क्या है, a cos अल्फा है, v sin अल्फा, यही है। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे, स्लोप m2 फाइंड करेंगे, स्लोप m2 के इक्वल,
पहले हम लिखेंगे डी वाई के अपॉन डी एक्स, और ये पॉइंट यहाँ पे लिख दो ए कॉस अल्फा कमा वी साइन अल्फा। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे, ये एक्स है ये वाई यहाँ पे रख दो, इसको हम रफ करेंगे। नोट कर लो सभी स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे जैसे इक्वल के इक्वल नीचे ही लिखना है। ठीक है, एक्स साइन स्क्वायर अल्फा है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दो ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा, और ये जो आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर अल्फा, इसको तो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब अपान में देखते हैं, बाई है तो बाई की वैल्यू क्या है, वी साइन अल्फा है, और इनटू में कॉस स्क्वायर अल्फा आपको लिख देना है। ये लो कॉस स्क्वायर अल्फा लिख गया। अब कैंसिल करेंगे, एक पावर कॉस की चली गई और एक पावर साइन की चली गई। ऊपर मिला है ए साइन अल्फा और नीचे मिला है वी कॉस अल्फा। ये वैल्यू निकली है स्लोप em2 के। किसकी निकली है, स्लोप em2 के। ठीक है, अब हमको इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली प्रूव करना है दोनों ही कर्व को। ठीक है, तो कंडीशन प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, नाउ के बाद में am1 इंटू am2, इसको हम रफ करते हैं, m1 इंटू m2 इक्वल, तो m1 की वैल्यू यही है, हमने रफ नहीं किया तो आप लोग लिखना है m1 की वैल्यू फिर m2 की वैल्यू, इसको हम रफ करते हैं। m1 की वैल्यू रख ली, m2 की वैल्यू ये है a साइन अल्फा के अपान में v कॉस अल्फा। अब देखो क्या मिलेगा, v से v कट गया, कॉस से कॉस चला गया, a से a चला गया, साइन से साइन चला गया, कितना मिला, ये माइनस है रखो, और इनटू में जब कैंसिल होता ना तो 1 ही मिलता है, तो यहाँ पे 1 आ गया माइनस का। तो m1 इंटू m2 कंडीशंस प्रूव हो गए। अब आपको लिख देना है द गिवन कोनिक लिखो या फिर कर्व लिखो, द गिवन कर्व आर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो हैंस द गिवन कर्व। अगर आप कोनिक लिखा है कोनिक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर्व लिखा है मतलब कर्व लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हैंस द गिवन कर्व आर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ये तो हो गया भाई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, नोट कर लो इतना। अब इसको हम रफ करेंगे, एग्जाम्पल सेकंड बताते हैं, थोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं इसको, नहीं आप कहोगे बहुत सर टाइम लगाते हैं। मैंने कभी भी बच्चों का टाइम नहीं खराब किया, कभी नहीं किया, भविष्य बनाया है बच्चों का। तो रफ करने में ये टाइम जा रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है। सेकंड एग्जाम्पल की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो लाइक का बटन फोल्ड डालो, हम एग्जाम्पल को फोड़ते हैं। सभी स्टूडेंट करो भाई, लाइक आइक करो, सभी स्टूडेंट कर दो लाइक। तो यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल है, फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन दैट द कर्व, यहाँ पे लिखो दैट द कर्व, फिर क्या बोला है, ax स्क्वायर प्लस का vy स्क्वायर इक्वल क्या है 1 है। फिर बोला एंड a डैश एक्स स्क्वायर प्लस का v डैश y स्क्वायर इक्वल में 1 में
इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ चुका है, देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2004 में आया था, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2016 में ये पूछा गया था। तो बढ़िया है भाई, 2004 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, 2016 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। बढ़िया है। तो भाई देख लो, यहाँ पे बोला है फाइंड द कंडीशन, कौन सी कंडीशन आपको निकालना है। फाइंड का मतलब निकालना है। ये दो कर्व हैं में इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको कंडीशन यूज करना है। इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली लिखा है, ये यूज करना है, तब एक कंडीशन बताना है जो पूछी गई है। अगर प्रूफ करने के लिए आ जाता, दो कर प्रूफ करो ऑर्थोगोनली हैं, तो इतना लेके चलना होता है और इतना निकालना होता है। लेकिन यहां पर बोला है ये पहले से ही कर्व क्या है, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली है, पहले से है, तब ये कंडीशन आपको निकालना है। तो पहले से बोला है ये दो कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली हैं, तो हमको ये पूरी कंडीशन लेके चलना पड़ेगी। ठीक है भाई। तो m1 और m2 की वैल्यू तो निकालना ही निकालना है। m1 पहले वाले कर्व से निकालना है और m2 दूसरे वाले कर्व से निकालना है। लेकिन आपको पॉइंट देखना है, अगर पॉइंट है तो ठीक है, नहीं है तो कर्व को और करके x को x1 से लिखना है और y को y1 से लिखना है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो पहले गिवन कर्व लिख लो, उसके बाद देखेंगे पॉइंट। द गिवन कर्व ax स्क्वायर प्लस का vy स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है। अब सेकंड देख लो क्या है, a डैश x स्क्वायर प्लस का v डैश y स्क्वायर इक्वल 1। पॉइंट देख लो, कहीं दिख रहे हैं? नहीं दिखा पॉइंट। तो आपको क्या करना है, कर्व को और करके x को x1 से लिखना, y को y1 से लिखना है। ये फिक्स है, पिछली हम क्लास में ये बता चुके हैं कि अगर पॉइंट ना दिया जाए, क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल, तो आपको x1 और y1 अपने पास से पॉइंट ले लेना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x को x1 से और y को y1 से। इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगी। जब भी आपको x को x1 से और y को y1 से लिखना है तो इक्वेशन जरूर डालना है। ऐसे यहाँ पे a डैश x1 का स्क्वायर और v डैश y1 का स्क्वायर इक्वल 1, इसे सेकेंड डाल लो। हम क्या करेंगे, पहले वाले से dy/dx निकालेंगे। ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के। तो इसका मीन्स आपको पता ही है, यहाँ से जो ये लाइन लिखी है d/dx दोनों साइड आपको रखना है। ये लो, तो ax स्क्वायर प्लस का vy स्क्वायर दोनों साइड d/dx आपको रखना है। ये जानकारी होना चाहिए। अब फर्स्ट टर्म का ये हो जाएगा और सेकंड टर्म का ये हो जाएगा y का अगेन, और इक्वल में कांस्टेंट का 0 होता है। अब यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो 2by dy के अपॉन dx इक्वल माइनस का 2ax, 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो dy/dx की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, देख लो। तो हम क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस का ax के अपॉन में by, देख लो by। ठीक है। अब यहां से स्लोप निकाल लो m1, फिर m2 यहां से सेकंड वाले कर्व से निकालेंगे। तो पहले क्या करो, स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट द पॉइंट x1, y1, ठीक है। स्लोप m1 इक्वल dy के अपॉन में dx, तो x1, y1, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे, ये x है, ये वाला डाल दो, यहाँ पे x1 हो गया, y है, ये वाला डाल दो, तो by1 हो गया। अब आपको पता है कि अगर ये कर्व देखें, ये कर्व देखें, सेम है, केवल और केवल a डैश हुआ है, b डैश हुआ है, तो सिमिलरली से आपको लिखना है, क्योंकि मैथ में एक रूल बनाया गया है कि अगर एक जैसा काम होता है तो उसको बार बार नहीं करना पड़ता है, तो सिमिलरली से आपको लिखना है इसी प्रकार से, क्योंकि सेम टू सेम है ना कर्व। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली से लिखते हैं, स्लोप m2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्लोप m2। देखो चेंजमेंट, देखो a का a डैश हुआ, b का b डैश हुआ, वेरिएबल सेम है, तो हम क्या करेंगे, माइनस a है तो माइनस a डैश कर लेते हैं और x1 ऐसे ही रखेंगे, b है b डैश कर लेते हैं, y1 को ऐसे रखेंगे। केवल a का a डैश हुआ है और b का b डैश हुआ है, वेरिएबल सेम है। अब आपको कंडीशन यूज करना है, ये दो कर्व पहले से बोला है इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली हैं, ठीक है। कंडीशन यूज करेंगे, इसको हम रफ करते हैं, और ये इक्वेशन जो है इनका यूज होगा, इनका क्या होगा, यूज होगा, बताएंगे। पहले इसके आगे लिखो, इतना लिखने के बाद फिर आपको यहां से लिखना है, इफ द गिवन कर्व, if the given curve are intersect orthogonally, then m1 into m2 equal -1। ये पहले से बोला है कर्व ऑर्थोगोनली हैं, तो कंडीशन लेके चलेंगे, m1 की वैल्यू डाल देंगे और m2 की वैल्यू डाल देंगे। m1 की वैल्यू देख लो, माइनस का ax1 है अपान में vy1 है, m1 की वैल्यू रखी, ठीक है। और m2 की वहां से देख लो, माइनस का a डैश x1 अपान vy1, v डैश कर लो, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे इंटू करें ऊपर, तो a डैश और x1 स्क्वायर अपान में v डैश और y1 स्क्वायर इक्वल में -1। तो यहाँ से x1 का स्क्वायर अपान y1 का स्क्वायर निकाल लो। फिर बताते हैं आगे करना क्या है, इसको हम रफ करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे x1 स्क्वायर के अपान में क्या है, y1 स्क्वायर है, इक्वल क्रॉस इंटू कर दो, ये ऊपर जाएगा तो v डैश के अपान में a डैश, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसे इक्वेशन क्या डाल दो, थर्ड डाल दो। अब इसको हटाना है, x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर, ये तो पॉइंट हमने लिए, तो इनको कैसे हटाओगे, ये इक्वेशन जो हम रफ नहीं किए हैं, यहां से आपको x1 स्क्वायर अपान y1 स्क्वायर वैल्यू निकाल लेना है यहां से। तो कैसे निकालोगे बताते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको ले लेना है, ax1 स्क्वायर by1 स्क्वायर इक्वल 1, फिर ये लिख लो a डैश x1, ठीक है, फिर क्या है b डैश y1 स्क्वायर इक्वल 1। हम क्या करेंगे, वेरिएबल निकालेंगे, तो कांस्टेंट को कैंसिल कर दो भाई। तो कैसे होगा, कांस्टेंट कैंसिल, सब्ट्रैक्ट कर दो, घटाने पर क्या करते हैं, घटाने पर घटाते हैं, ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का ये कट गया, क्योंकि कांस्टेंट हमको चाहिए नहीं, हमको ये वेरिएबल चाहिए है वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको मिल जाएगा, देखो कैसे, तो माइनस करेंगे और कॉमन लेंगे, तो a माइनस a डैश x1 स्क्वायर
ठीक है, कॉमन ले लिया। अब इसमें कॉमन लेते हैं, v माइनस का v डैश y1 स्क्वायर इक्वल में 0 आएगा। अब यहाँ से निकाल लो भाई x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर, ये यहाँ से निकालो। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो a डैश ऐसे लिखो, और इक्वल में ये माइनस हो जाएगा b माइनस वी डैश y1 स्क्वायर, इसे नीचे ले लो। तो x1 स्क्वायर के अपान में y1 स्क्वायर इक्वल v माइनस वी डैश अपान में a माइनस a डैश। ये वैल्यू आपको रखना है, इसे नीचे लिखा और इसको उसके नीचे लिखा। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखना है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट है तो फर्स्ट में रखो, नहीं तो जो भी है थर्ड है तो थर्ड में रखो, रखना यहीं पे है। तो माइनस v माइनस का v डैश अपॉन a माइनस का a डैश इक्वल में माइनस v डैश अपॉन में a डैश, माइनस से माइनस काट लो, अब क्रॉस इनटू कर लो, या फिर b वाला एक तरफ ले लो और a के जो टर्म है उनको एक तरफ ले लो। तो b डैश इसके नीचे लिख लो और ये a माइनस a डैश उसके ऊपर लिख लो। ठीक है, नोट करो। अब इसको हम रफ करते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन हमको मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? एक कंडीशन, क्योंकि हमको कंडीशन ही फाइंड करना थी यहाँ पे। तो आप लोग नोट करो उतना, तब तक हम रफ करेंगे इसको, फिर बढ़ाते हैं आगे। देखो b के टर्म एक तरफ, a के टर्म एक तरफ, तो b माइनस वी डैश हमने यहाँ पे लिखा अपान में v डैश इक्वल, इसे ऊपर ले लो तो a माइनस a डैश के अपान में a डैश। अब एलसीएम वापस दे दो, एलसीएम वापस दे दो, v के अपान में v डैश और v डैश के अपान में v डैश। b के अपान इतना लिखा, फिर b डैश के अपान इतना लिखा। ऐसे ही यहाँ पर जैसे इसको आपने साइड किया है वैसे ही इसको साइड करना है। देखो कैसे, a के अपान में a डैश माइनस a डैश के अपान में a डैश। अब कैंसिल कर लो, ये कट गया, यहाँ पे डैश वाला चला गया, यहाँ पे डैश वाला चला गया, यहाँ पे ये चला गया b। तो ऊपर 1/v डैश, मतलब ऊपर 1 नीचे b डैश इतना, और 1/, ये 1 है, ठीक है, माइनस 1/a। तो डैश वाले एक तरफ ले लो, बगैर डैश वाले एक तरफ ले लो। तो ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, इक्वल, इसको उस साइड लेके जाएंगे। पहले इसको लिखो माइनस 1/v डैश। ये कंडीशन है, ये क्या है? ये कंडीशन है भाई, यही फाइंड, मतलब कंडीशन फाइंड करना थी, जो भी आ जाए तो ये निकली है कंडीशन। ठीक है, नोट करो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो भाई लाइक कर दो, अगर लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक नहीं करोगे, कर दो भाई, लाइक कर दो वीडियो को। लाइक नहीं कर रहे, वाह वाह भाई वाह, कितनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को। ये तो भाई गलत बात है, गलत बात है भाई। अगर लाइक नहीं कर रहे हो वीडियो को, लाइक करो सभी स्टूडेंट। फिर देखो हम क्या करते हैं इन एग्जाम्पलों का, बात करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट की, क्योंकि पहले फर्स्ट सेकंड, फिर आ जाओ फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डाल लो, क्योंकि बुक में ऐसा ही बताया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूव दैट द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स on the coordinate axis of any tangent to root x root y इक्वल में रूट a is constant। ये आया है लखनऊ में, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी 2009 और 13,
2009 में और 13 में ये पूछा गया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। बढ़िया है भाई, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पूछा जाए तो वो तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन आ चुका हो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में, उसको आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, सॉल्व करवाते हैं इसको। पहले बताते हैं करना क्या है। प्रूव दैट, मतलब हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? देखो, द सम ऑफ इंटरसेप्ट, अब सम बोला है, इंटरसेप्ट्स बोला है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तो आपको पता ही है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। और इंटरसेप्ट के बारे में आपको पता है, इंटरसेप्ट होता है अंतःखंड, पार्ट बोलते हैं। जैसे कोई ये लाइन है और ये क्या है, ये कर्व है, ये टेंजेंट लाइन है कर्व की, इनको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इनको क्या बोलते हैं? ये ऑरिजिन है, इनको बोलते हैं इंटरसेप्ट। जैसे ओ ए हो गया, ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है। ये बी हो गया, ये ओ बी क्या है? वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है। और पी तो आपको पता ही है, पॉइंट x1 y1। जब पॉइंट ना पता हो तो x1 y1 तो लेते ही लेते हैं, पता है तो वही आपको लिखना है। तो ये आपको करना है, इंटरसेप्ट का सम करना है ओ ए और प्लस ओ बी, यही बोला है। देखो, सम ऑफ इंटरसेप्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑफ एनी टेंजेंट, ये टेंजेंट है, यही तो टेंजेंट है कर्व की। ठीक है, ये कर्व है, मतलब ये जो हमने कर्व लिया है ये वाला, ये कर्व जो है ये है, ये इज कांस्टेंट लाना है, मतलब ये प्रूव कर देना है कांस्टेंट। समझ में आया? इंटरसेप्ट का सम ओ ए प्लस ओ बी हमको क्या निकाल देना है? कांस्टेंट, यही प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आ ही चुका है। तो हमें पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में हमको आंसर निकालना है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल 1, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर, इस लाइन का नाम क्या है? इसका इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसका भी डायग्राम आपको पता हो, ए यहाँ पे मिलेगा क्योंकि एक्स के अपान जो होता है वो एक्स एक्सिस पे, और वाई के जो अपान होता है वो वाई एक्सिस पे। समझ गए? तो इस टाइप से हमको टेंजेंट की आंसर शीट निकालना है, इस टाइप से, तभी हमको पता चलेगा ओ ए और ओ बी, तभी पता चलेगा। ठीक है, इसको रफ करते हैं, बताते हैं कि ओ ए और ओ बी कैसे आपको निकालना है। द गिवन कर्व लिख लो, द गिवन कर्व। तो क्या है मेरे पास? रूट ए एक्स प्लस का रूट वाई के इक्वल रूट ए, यही है। पॉइंट नहीं दिए गए, तो कर्व को और करके लिखना है। जब भी आपको पॉइंट ना मिले, क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल, तो कर्व को ऐसे करके सेट करना है, मतलब x को x1 से और y को y1 से। इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, इसका यूज होगा आगे चल के। समझ गए? तो आपको पता है हमें ये टेंजेंट निकालना है, तो फार्मूला तो पता है, y माइनस y1 इक्वल एम इंटू में x माइनस x1। तो x1 y1 तो हमने ले ही लिया है पॉइंट, जो यहाँ पे हमने यूज किया है। हमको यम चाहिए स्लोप, कैसे निकले? डिफरेंशिएट कर लो, dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लो, तब हमको स्लोप पता चलेगी। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के, करो भाई डिफरेंशिएट। रूट एक्स का छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, 1/2 रूट एक्स होता है डिफरेंशिएट रूट एक्स का, तो यहाँ पर भी लिखो। लेकिन y का अगेन करेंगे, y का क्या करेंगे? अगेन। ये कांस्टेंट है 0,
ये अलग से कहीं ना कहीं आपको लिख लेना है भाई, 1/2 √x होता है। ये तो क्लास 12th में छोटे छोटे रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, क्लास 12th के है ये, ठीक है। अब यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे, -1/2 √x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर लो और dy/dx की वैल्यू निकालो, क्रॉस इनटू करेंगे तो √y/√x, ठीक है। इसका यहाँ पर इनटू हुआ, लिख दिया, और 1 का इसमें हो गया, dy/dx पता चल गया। अब आपको स्लोप निकाल लेना है, ठीक है। इसको हम रफ कर दें। अब हमको क्या निकालना है, स्लोप। देखो भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप m इक्वल dy के अपान में dx, और यहाँ पर बेस में इसके x1 y1 रख लो, तो ये है, रखो y को y1 से, ठीक है, और x1 यहाँ पे रख दो। अब निकाल लो भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो फार्मूला यूज करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट क्या है, x1, y1, ठीक है। फार्मूला y माइनस का y1 इक्वल m इंटू में x माइनस x1। सभी स्टूडेंट इतना लिखो, लिखो जल्दी। अब आपको करना क्या है, m की वैल्यू रखना है, x1 और y1 ये हम यूज कर चुके हैं पहले से ही, तो y माइनस का y1 इक्वल माइनस का √y1/√x1 और x माइनस का x1, क्रॉस इनटू कर दो, नीचे वाला इधर, इसका इधर, ठीक है। तो हमको इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, x/a प्लस y/b इक्वल 1, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। चलो भाई कन्वर्ट करते हैं, इसको हम रफ करते हैं। इतना तो नोट कर लो क्योंकि पता तो है आपको करना क्या है। तो क्रॉस इनटू करेंगे, ठीक है, तो √x1 और ब्रैकेट में क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल में माइनस का √y1 और ब्रैकेट में x माइनस का x1। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इनटू करेंगे हम, तो √x1 इंटू y1 इक्वल इसका इतना हो गया, और माइनस माइनस प्लस x1 y1 रूट में। अब x और y के टर्म पास पास लिखना है, तो ये दिख रहा है, इसमें x है, इसको इस साइड लाएंगे तो x इतना। अब y का टर्म लिखना है इसके पास, ये y का टर्म है, फिर इसके बाद कांस्टेंट लिखना है, प्लस ही लिखना है। अगर यहाँ पर बनता है प्लस का तो यहाँ पर बनाएंगे, अगर इक्वल बन रहा है तो इक्वल बनाएंगे। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो इक्वल के उस साइड लिखो, पहले तो इसको लिख लो और फिर इसको लिख लो। अब कुछ कॉमन मिला इसमें, अगर x1 की पावर देखें तो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पे 1 है, तो पावर में अगर कॉमन लेते हो तो लेस पावर कॉमन ली जाती है, छोटी घात कॉमन अगर लेना है घात में, चाहे न्यूमेरिकली वैल्यू हो चाहे वेरिएबल हो, अलजेब्रिक वैल्यू बोलते हैं, वेरिएबल जो होता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक वैल्यू, और 1 2 3 जो होते हैं न्यूमेरिकली वैल्यू बोलते हैं। तो पावर में अगर बात करें लेस पावर कॉमन लेना पड़ती है, तो लेस पावर यहाँ पे क्या दिख रही है, 1/2 दिख रही है, क्योंकि 1 और 1/2 छोटा है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मिल गया, यहाँ से 1 पावर में आधी घात ले ली कॉमन तो आधी बचेगी भाई, 1 में आधा चला गया, आधा ही तो बचेगा। यहाँ पे ये तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 है, तो कॉमन हमने पावर ली है 1/2, तो 1 में 1/2 चलेगी ना, तो 1/2 ही बचेगी। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करो, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके यहाँ पे वैल्यू डाल दो,
तो रूट x1 रूट y1 और इसकी वैल्यू क्या है रूट a। हमने किसका यूज किया है y इक्वेशन फर्स्ट, हम रफ कर चुके हैं, आप लोग देख लेना। इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल इतने के इक्वल रूट a था, रख दी वैल्यू। अब इसके इक्वल क्या चल रहा है, इसके इक्वल चल रहा है इतना। रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए लिख लो, अब इसका डिवाइड लगा दो क्योंकि हमको इक्वल में 1 चाहिए, ठीक है। तो डिवाइड लगा दो, अपान में क्या है x1 y1 और रूट a इक्वल में 1 मिल गया इक्वल में। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमको प्लस चाहिए बिटवीन, बीच में प्लस चाहिए, तो एलसीएम वापस देना है। क्या देना है एलसीएम वापस, इसके अपान इतना लिखना है और इसके अपान इतना लिखना है, ठीक है भाई। इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहो। तो x रूट y1 अपॉन रूट x1 रूट y1 और रूट a, फिर प्लस सेकेंड टर्म देख लो रूट x1 y के अपान में रूट x1 और y1 रूट में और रूट a इक्वल में 1, ये वाला कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो x के अपान क्या मिला रूट a इंटू में रूट x1, मतलब इसको पहले लिख दिया इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू में आगे पीछे लिख सकते हो। तो y के अपान में रूट a और रूट y1 इक्वल आ गया 1। अब देखो ये जो है इस फॉर्म में है, ठीक है, इस फॉर्म में है। अब OA ये मिला और OB ये मिला, क्योंकि x के अपान में x एक्सिस का इंटरसेप्ट और y के अपान y एक्सिस का इंटरसेप्ट। डायग्राम बना के बताते हैं, डायग्राम बना के बताते हैं। देखो भाई डायग्राम देख लो, ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस, और ये जो कर्व है ये, तो ये ले लिया हमने कर्व, ये क्या ले लिया ये कर्व ले लिया यहाँ पे। तो P x1 कमा y1, ठीक है, यहाँ पर हमने A ले लिया और यहाँ पर B ले लिया, ठीक है। तो आपको पता है ये तो ओरिजिन है, OA मतलब x के अपान x एक्सिस पे इंटरसेप्ट मिलेगा ये वाला, तो रूट a रूट x1 और y के अपान जो है वो y एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है, तो लिख दो रूट a रूट y1, ठीक है। अब आपको क्या करना है OA और OB का सम करना है, कांस्टेंट बता देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको हम रफ करते हैं। हमको क्या करना है कांस्टेंट प्रूव करना है। तो देख लो यहाँ पर 9 लिखेंगे, फिर कामा OA प्लस का OB, OA प्लस का OB। OA की वैल्यू देख लो रूट a रूट x1 प्लस OB की वैल्यू देख लो रूट a रूट y1। अब यहाँ से क्या कॉमन मिला, रूट a कॉमन दिख रहा है, रूट a कॉमन दिख रहा है, ले लो। तो रूट x1 प्लस का रूट y1। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लो क्योंकि इसके इक्वल रूट a था, रख लो। तो रूट a इंटू में रूट a, इसकी वैल्यू रखी कहाँ से y इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू रखी है, y इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखी है। तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा a मिल जाएगा। तो यही हमको प्रूव करना था कांस्टेंट OA प्लस का OB, OA प्लस का OB रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखने के लिए OA प्लस OB लिख दो यहाँ पर, यहाँ पर। अब ये बॉक्स में ले लो क्योंकि आंसर शीट जो निकलेगी ना उसे हाईलाइट कर दो, बॉक्स में ले लो। समझ में आया तो लाइक करो वीडियो को सभी स्टूडेंट। अब बात करेंगे मैं एग्जांपल सेकंड की, तो आप लोग नोट करो भाई, आप लोग क्या करो नोट करो। एग्जांपल सेकंड की है बारी, और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। तो फटाफट फटाफट भाई लाइक करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक किया करें।
अब हम लिखेंगे पहले, उसके बाद सॉल्व करवाते हैं। एग्जाम्पल सेकंड बोला है इन द कर्व लिख लो, x के इक्वल है a cos t प्लस का log 10 t/2। फिर क्या बोला है, कामा y के इक्वल a sin t। आगे लिखा है प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है, ये आपको समझना है। प्रूव दैट द पोर्शन of the tangent intercepted between the curve and the axis of x and the axis of x is of constant length। ये है, लो भाई, कांस्टेंट लेंथ हमको प्रूव करना है। तो अगर एग्जांपल हम सेकंड की बात करें, इस टाइप से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन 17 है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 17 बताते हैं। जैसे यहाँ पे पैरामेट्रिक दे रखे हैं, ये कर्व क्या है, पैरामेट्रिक प्राचलिक समीकरण दे रखे हैं, इनको प्रूव करना है। पोर्शन का मतलब होता है पार्ट, पोर्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट होता है। इंटरसेप्ट जो बोलते हैं उनको ही पोर्शन बोला जाता है। टेंजेंट इंटरसेप्ट, देखो लिखा है इंटरसेप्ट, लिखा है अंतःखंड, तो जो अभी समझाया था वही है। देखो यही है भाई, यही है, मतलब ये कर्व है, ये पॉइंट है x1, y1, ठीक है। फिर उसने बोला है केवल और केवल x एक्सिस के लिए, तो हम आपको समझा देंगे इसमें करना क्या है। तो देखो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बता भाई, इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट, ये लिखा है इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्ट बोलते हैं OA और OB। आगे लिखा है एक्सिस ऑफ x, केवल ये लेना है, केवल क्या लेना है, ये लेना है, ये इसको हटाते हैं, केवल OA आपको लेना है, मतलब ये वाला एक्सिस। लेकिन उसने बोला है कांस्टेंट लेंथ, अगर लेंथ की बात करें और यहाँ पे पोर्शन टेंजेंट का लेना है, मतलब यहाँ पे बोला है टेंजेंट का लेना। अब टेंजेंट आपको पता है, ये टेंजेंट है, यही तो टेंजेंट है, ये वाली, तो यहाँ से ये वाला लेना है, ये मतलब PA, x एक्सिस तो इंटरसेप्ट हो गया। टेंजेंट का पोर्शन ये वाला लेना है, OA, PA क्या प्रूव कर देना, कांस्टेंट लेंथ हमको प्रूव कर देना है, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, पॉइंट निकालना है, मतलब x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, ये निकालना है। ये जब पता चल जाए तो लेंथ का फार्मूला लगा देंगे दो पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस के लिए, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा। द गिवन कर्व लिख लो, सॉल्व करवाते हैं। x के इक्वल a cos t प्लस का log 10t/2, ठीक है, और y के इक्वल क्या है, a sin t। यहाँ पर आपको लिखना पैरामेट्रिक, t इज पैरामेट्रिक, और आपको पता है जो वेरिएबल पैरामेट्रिक होता है उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होता है। तो t पैरामेट्रिक है क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू में t वेरिएबल है, तो t पैरामेट्रिक है, तो t के ही विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया जाएगा। जो भी पैरामेट्रिक हो वेरिएबल उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना है, ये भी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t।
तो यहाँ पर हमको मिलेगा dx/dt, ठीक है। कॉस का माइनस का साइन हो गया और प्लस लॉग का बनापान होता है। अब इसका अगेन करना, पहले लॉग का किया, फिर टेन का क्या हो गया, सेक स्क्वायर हो गया, क्योंकि जितनी बार हमको फंक्शन मिलेगा उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो t/2 का करो, पहले लॉग फंक्शन का किया, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक का किया, फिर पोलिनोमियल का किया, तो 1/2 मिला। अब देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हो जाएगा सिंप्लीफाई। देखो कैसे, ये साइन अपान कॉस में चेंज करो, कॉस ऊपर चला गया और साइन नीचे रहा। अब यहाँ पे आते हैं, इसे नीचे ले लो, तो कॉस स्क्वायर t/2 हो गया इंटू 1/2, एक पावर कट गई। अब ये फार्मूला बन गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे लिखते हैं, माइनस का साइन t और प्लस 1/sin t लिख दो, क्योंकि ये फार्मूला होता है 2 sin t/2 इंटू कॉस t/2। बताओ, लिख दें यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा होता है। एंगल का क्या होता है बताइए, एंगल का हाफ होता है। जैसे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा थीटा है, कहने मतलब है अगर इसके इक्वल ये यूज करना है तो एंगल का 2 टाइम्स करना है। थीटा है तो 2 थीटा आया, तो t/2 t/2 है, 2 का इंटू करो, t/2 में 2 का इंटू करो, कट गया ना 2, t ही मिला, तभी ऐसा लिखा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर रफ करके बताएंगे, वो तो आपको समझना है करना क्या है उसमें। तो देखो भाई, dx/dt, dx/dt, यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो साइन t मिला, तो इसका इसमें इंटू हो गया माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस का 1। तो आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है, कॉस स्क्वायर t। तो dx/dt इक्वल में a कॉस स्क्वायर t अपान में साइन t। चाहो तो यहाँ पे लिख दें 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमने यूज किया यहाँ पे, तो dx/dt हमको पता चल गया। एंड y के इक्वल देख लो क्या है, a साइन t है, तो डिफ्रेंशिएट कर लो t के विद रिस्पेक्ट टू, क्या मिलेगा, a cos t मिल गया। अब हमको पता है कि टेंजेंट हमको फाइंड करना है, तो फार्मूला तो पता ही है, ये फार्मूला यूज होगा। तो ये x1 और y1 आपको पता ही है कि जब पैरामेट्रिक होते हैं ना मेरे पास, तो यही पॉइंट यूज कर लेते हैं, मतलब x और y जो हैं इन्हीं को यूज करते हैं x1 और y1 में, समझ गए। और यम जो है आपको निकालना है, तो dy/dt की वैल्यू आ गई और dx/dt की वैल्यू आ गई। तो फार्मूला तो पता ही आपको, जब भी आपको पैरामेट्रिक मिलते हैं तो फार्मूला याद होना चाहिए भाई। इसको हम रफ करते हैं, वी नो दैट लिखना है, क्या लिखना है, वी नो दैट। फार्मूला देख लो, हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो dy/dx, तो पैरामेट्रिक क्या था, t था, तो dy/dt अपान में dx/dt। अब वैल्यू रख लो, dy/dt ये है a cos t, ठीक है, अपान में देखो ये, तो क्या था, a cos स्क्वायर t के अपान में sin t, यही था भाई, थोड़ा सा रफ हुआ है, यही था, ठीक है। अब मतलब इसके बाद ये वाला नोट करना है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ से हमको dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो कैसे, जैसे साइन को ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन 1 पावर कैंसिल कर लो, ये a से a कैंसिल कर लो, तो साइन यहाँ पे लिख दें, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, साइन ऊपर गया और कॉस नीचे आ गया, साइन ऊपर गया कॉस नीचे आ गया, ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जब स्लोप निकालते हो जो पैरामेट्रिक होता है उसी से निकालते हो, उसी से निकालना पड़ती है। तो स्लोप m के इक्वल
डी वाई के अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे टी कर लो। ठीक है भाई, इसके आगे यहाँ पर करते हैं, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, वैल्यू रख दो डायरेक्ट, क्योंकि कोई चेंज तो होता नहीं है। जब पैरामेट्रिक मिलते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू निकलती है वही स्लोप होती है, कोई चेंज नहीं होता है। तो यही लिख लो, इसके यहीं पे लिख दे हैं साइन टी के अपॉन में कॉस टी। ठीक है, साइन टी के अपॉन में कॉस टी। अब लिख लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, अब पॉइंट कौन से यूज करना है, ये वाले, एक्स और वाई की जो वैल्यू है यही पॉइंट बन जाते हैं। फिर कामा करके ए साइन टी। ठीक है, तो आपको पता है कि फार्मूला जो है मेरे पास y माइनस वाई वन इक्वल एम इंटू में एक्स माइनस एक्स वन ये है, तो एक्स वन ये है और वाई वन ये है। ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो y माइनस का वाई वन, देखो एक्स वन और वाई वन की वैल्यू अभी ना रखो, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। क्वेश्चन 17 हमने सॉल्व करवाया था, तो यहाँ पर भी हमने मना किया था, पहले आपको ये यूज करना है एक्सिस ऑफ एक्स, ये यूज करना है एक्सिस ऑफ एक्स। वाई की वैल्यू 0 रखना है, पॉइंट निकालना है, क्योंकि x1 और y1 है, तो x1 y1 है, तो अगर हम यूज करें तो ये पॉइंट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। बाद में रखना है, बाद में, अभी ना रखो, समझ गए, तो कैलकुलेशन सिंपल होगी। तो x1 y1 की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, हम m रखेंगे और एक्सिस ऑफ x मतलब y इक्वल 0, दो वैल्यू डालेंगे। तो m की वैल्यू ये है, साइन है अपान में कॉस है, और x माइनस का x1। ठीक है, x एक्सिस बताइए भाई, क्योंकि हमको PA निकालना, PA, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे लिखा भी है एक्सिस ऑफ x, कांस्टेंट लेंथ आपको प्रूव करना है, लेकिन एक्सिस ऑफ x, तो यहाँ पे लिख दो एक्सिस ऑफ x, तो दैट इज क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे डाल दो, तो साइन t के अपान में कॉस t, और x माइनस का x1। ठीक है, अब क्या करो, इसका इसमें इंटू कर दो, तो y1 कॉस t अपान में क्या आएगा, साइन t इक्वल में x माइनस x1। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है, वैल्यू किसकी निकालना है, जैसे यहाँ पे x1 y1 है तो x की निकालना है, तभी तो ये x1 और y1 के टर्म में आएगा। तो x की वैल्यू निकालो, इसको इस साइड लाएंगे, इस वाले को उस साइड लेके जाओ, तो x1 प्लस का हो गया माइनस y1 कॉस t के अपान में साइन t। तो हमको x पता चल गया, तो x पता चल गया, तो यही डायग्राम हमको बनाना है, यही डायग्राम हमको बनाना है, लेकिन साफ सुथरा बनाएंगे, ये तो हमने समझाने के लिए आपको बताया है। तो देख लो डायग्राम, इसके बाद में आपको डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम है, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। ठीक है ना, ये A हो गया और ये B हो गया, ये O हो गया, ये कर्व है P x1 कामा y1, और यहाँ पे आपको पता है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और x की ये है, तो x1 माइनस का y1 cos t अपान में sin t। ठीक है, ये डायग्राम बनाने के बाद में आपको लेंथ का फार्मूला यूज करना है, PA आपको फाइंड करना है। चलो भाई PA फाइंड करते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब फार्मूला लगाएंगे, ये ठीक लिखा है, एक बार नज़र मार लो,
ठीक है, ठीक लिखा है। अब देखो यहाँ पे हम PA निकालते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला तो पता ही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। वैल्यू रखो, x1 की वैल्यू तो x1 है, ठीक है, फिर माइनस x2 इसे ले लो, इसे x2 ले लो, इसे y2 ले लो। तो x2 चाहो तो यहाँ पे डाल दो या ना डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपान में साइन टी, इसका होल स्क्वायर, फिर y1 तो y1 है और y2 की वैल्यू ये ले लो 0। ये डिस्टेंस का फार्मूला है, रूट में आपको लिखना है। और ये कट गया तो क्या मिला यहाँ पे, स्क्वायर मिल गया ना। सबको दे दो पावर 2, y1 को दे दो, cos को दे दो, अपॉन साइन को दे दो। अब यहाँ पे आते हैं y1 स्क्वायर। अब y1 स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो y1 निकलेगा, ठीक है। cos स्क्वायर t के अपॉन में क्या मिला, साइन स्क्वायर t और प्लस का 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो और PA लिखते रहो। क्या लिखते रहो, PA, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं, इसको भी हटाते हैं। अब हमको क्या निकालना है, कांस्टेंट बताना है PA, ठीक है। इसके बाद में यहीं से लिखना है PA के इक्वल y1। एलसीएम ले लो, कितना मिला, साइन स्क्वायर t मिला, इसका इसमें इंटू करेंगे तो cos स्क्वायर t प्लस का साइन स्क्वायर t। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ऊपर 1 आ गया। इसको रफ करते हैं। अब यहाँ पे पावर 2 दिख रही है, तो जब रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो पावर 2 कैंसिल हो जाएगी। ऊपर 1 मिला, रूट 1 की वैल्यू 1 अपान में साइन टी। अब आपको वैल्यू रखना है y1 की, अब रखना है, पहले मना किया था, अब रखो। ये है y1 a साइन टी, तो a साइन टी इंटू 1 अपॉन साइन टी, ये कैंसिल हो गया, क्या मिला a। तो देख लो कांस्टेंट आ गया, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कांस्टेंट। यही हमको कांस्टेंट लेंथ प्रूव करना थी। देख लो ये लिखा है कांस्टेंट लेंथ, नोट कर लो। अब लास्ट एग्जांपल है 3rd, उसको करवाते हैं, नोट करते रहो। नेक्स्ट एग्जांपल की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो पहले इसको हम रफ करते हैं, फिर बताते हैं आगे का एग्जाम्पल क्या है। लिखेंगे भाई, इसमें कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, सिंपल है, टफ नहीं है। देखो 3rd यहाँ पे डालते हैं, फिर लिखते हैं, फिर बताते हैं। आई बोला फॉर एनी पॉइंट ऑन द कैटेनरी y इक्वल c cos हाइपरबोलिक x के अपॉन c है, और फिर क्या लिखा है, प्रूव दैट। प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, नंबर फर्स्ट पार्ट में बोला है द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द नॉर्मल intercepted between the curve and the x-axis is y स्क्वायर के अपॉन से, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोला है, सेकेंड पार्ट में बोला है द लेंथ ऑफ सबटेंजेंट एंड सब नॉर्मल आर सी कॉट हाइपरबोलिक x अपॉन सी, फिर लिखा है एंड सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी रिस्पेक्टिवली।
रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो भैया मेरे इनटू में कॉस और है, मतलब सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी के इनटू में कॉस और लिख लो, क्योंकि तो इनटू में कॉस भी है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी, ये और है। ठीक है, देखो भाई कैसे करोगे इसका सॉल्व। सिंपल है, क्योंकि हमें फार्मूला तो आता है। कहता फॉर एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, ये कैटानरी का कर्व है, आगे लिखा प्रूव दैट द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस इज, मतलब ये हमको प्रूव करना है, बाई स्क्वायर के अपॉन सी हमको प्रूव करना। फार्मूला कौन सा लगेगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल, याद होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल का, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ नॉर्मल का यूज होगा। और जो इतना लिखा है ना, जैसे इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व, तो वो डायग्राम से उसने लिखा है। किससे लिखा है, जब बेसिक में हमने फार्मूले बताए थे, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो उसी लाइन के लिए इसने बोला है। समझाते हैं भाई, जैसे एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमने ऐसे करके आपको बताया था, ये कर्व है, ठीक है। और आपको पता है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंजेंट, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये टेंजेंट है और ये क्या है, नॉर्मल है। तो वही उसने बोला लेंथ, लेंथ किसकी, नॉर्मल के। और इंटरसेप्टेड का मतलब यही होता है कि ये जो इंटरसेप्ट हुआ है वही है, लेकिन ये आपको फाइंड करना है ये वाली, ये, क्योंकि ये तो टेंजेंट है, इसका पॉइंट x1 और y1 है। उसने बोला है एनी पॉइंट, कोई सा पॉइंट ले लो। तो अगर हम पॉइंट x और y की बात करें, ये वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रूव करना है इसकी लेंथ, समझ गए, ये नॉर्मल। फिर सेकंड वाले पार्ट में बोला है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कहाँ मिले, ये मिले, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोलते हैं इसको। ये लेंथ में मतलब बेसिक में हम सब लिखवा चुके हैं, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, इसको बोलते हैं। और फिर सब नॉर्मल किसको बोलते हैं, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये सब बेसिक में हम आपको बता चुके हैं। तो वही बोला है कि सब टेंजेंट की आंसर शीट इतनी निकालना है और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की इतनी, प्रूव करना है, आंसर शीट सामने है। ठीक है, तो सबसे पहले द गिवन कर्व लिख लो, क्योंकि कैटेनरी भी कर्व ही होता है। तो द गिवन कर्व लिखो, चाहे कैटेनरी लिख दो। तो y के इक्वल सी कॉस हाइपरबोलिक x के अपॉन सी, डिफ्रेंशिएट कर लो, क्योंकि हमें dy अपॉन dx चाहिए। फार्मूले अगर याद हो इन सभी के, तो dy अपॉन dx की जरूरत पड़ती है। तो निकालो भाई, बताओ भाई इसका क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और इसका अगेन करोगे तो 1 अपॉन सी। कॉस का माइनस नहीं होगा, ये आपको कहीं ना कहीं लिख लेना है कि अगर हाइपरबोलिक है तो प्लस का ही साइन होता है, माइनस नहीं होता है हाइपरबोलिक। ये आपको कहीं ना कहीं लिख लेना है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, तो इसीलिए ऐसा हो गया, ये कट गया। तो डी वाई के अपॉन डी एक्स के इक्वल साइन हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी। ठीक है, इसे क्या डाल दो, इक्वेशन सेकंड डाल दो और इसको फर्स्ट डाल दो। अब जरूरत पड़ेगी, उसको रफ कर देते हैं क्योंकि पता तो है ही आपको कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इनकी जानकारी आपको है। डायग्राम इसलिए रफ किया है।
अब बताते हैं। देखो उसने फर्स्ट वाले पार्ट में बोला है कि हमको प्रूव कर देना है लेंथ ऑफ, ये लिखा है लिख लो, लेंथ ऑफ नॉर्मल। बता फार्मूला लेंथ ऑफ नॉर्मल का, याद है? हम लिखते हैं भाई 1 प्लस का dy के अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। अगर याद ना हो तो पहली क्लास देख लेना, एक्सरसाइज 11.1 के बेसिक पढ़ाया है और सारे के सारे फार्मूले भी बताए हैं। तो हमको बाई स्क्वायर बनाना है अपान में से, तो बाई को ऐसे ही रखो, केवल इसकी वैल्यू डाल दो dy अपॉन dx की, ये वाली। तो स्क्वायर है तो क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x के अपॉन से। बताओ भाई, इसका तो फार्मूला याद ही होगा, कहाँ लिखें, यहाँ लिख दें फार्मूला, ये याद कर लेना, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। ये याद कर लेना, हाइपरबोलिक में बीच में माइनस आता है, हाइपरबोलिक में बीच में माइनस आता है, इक्वल 1 होता है। अब 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन से यहाँ से निकालो, इसको उस साइड लेके जाओ तो कॉस बन जाएगा, तो रूट में क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के अपॉन से। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी मिलेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब वैल्यू डाल दो इसकी, कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी की वैल्यू यहाँ से निकालो बाई अपॉन सी। तो बाई अपॉन सी जब हम रखेंगे तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा y इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये वैल्यू रखी है। तो देखो y स्क्वायर के अपॉन सी, ये प्रूव हो गया। देखो अब सेकेंड पार्ट में हमको 2 आंसर शीट प्रूव करा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। चलो भाई अब सेकेंड पार्ट बताएंगे, इसके आगे यहीं से लिखना है, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो हो ही गया है। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट डालते हैं। सेकेंड पार्ट में पहले बोला है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। बताओ फार्मूला, अगर याद हो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फार्मूला तो लिख लो, y इंटू डी एक्स के अपॉन डी वाई। अब वैल्यू रखो, यहाँ पे हमें लाना है ये सी कॉट, बाई नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे जो बाई है बाई की वैल्यू डाल दो, ये वाली, क्योंकि बाई तो लाना नहीं है। तो सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो, लेकिन यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई है और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो रेसिप्रोकल करके रखो, व्युत्क्रम करके, तो 1/, आ जाएगा। तो 1/, साइन हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी। तो यहाँ पे बता दो कहाँ से वैल्यू रखी है, y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू रखी है, ठीक है, ये और ये। तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट, ठीक है, नोट कर लो भाई। अब इसके बाद में हमें ये आंसर निकालना है, सब नॉर्मल का निकालना है। चलो इसी के आगे लिखते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बता फार्मूला लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का, ये याद है तो इसको पलट के लिख दो, पलट के लिख दो, यही फार्मूला होता है। तो y डी वाई के अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बाई कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो बाई की वैल्यू डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट से डाल दो। इसको हम रफ करते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू डालना है, ठीक है। तो इक्वल मतलब इसके आगे यहाँ से लिखना है। तो बाई की वैल्यू क्या थी इक्वेशन फर्स्ट से, सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू है। तो डायरेक्ट रख लो साइन हाइपरबोलिक एक्स के अपॉन सी। तो वहीं पे लिख दें यार, अच्छा नहीं लग रहा है इतनी दूर आंसर लिखा हुआ, तो थोड़ा छोटा लिखते हैं,
यहीं पे लिखते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा। सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स के अपान सी इंटू में साइन हाइपरबोलिक एक्स के अपान सी। अब यहाँ पे ठीक लग रहा है, ठीक है। कॉस बाद में है, साइन पहले है, तो एक लाइन बढ़ा लेना, एक लाइन बढ़ा लेना। साइन पहले लिख देना है और कॉस बाद में लिख देना है। यही प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। तो भाई लाइक आइक कर दो। अब तो कोई एग्जाम्पल बचा नहीं है, क्योंकि ये लास्ट एग्जाम्पल था। ये क्या था? लास्ट एग्जाम्पल था। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप कर देना है, नंबर तो पता ही है आपको। कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर आपको पूछना है 7607620452। ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो एक्सरसाइज 11.1 के एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली क्लास में एक्सरसाइज 11.2 का बेसिक पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।